चलो पढ़ेंगे। सो 18th चैप्टर यूनिट 2 मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, राइट। तो अब मिनिमम वेजेस एक्ट इस मिनिमम पेमेंट कितना होना चाहिए। पेमेंट में हमने डाला कि भाई रेगुलरली पेमेंट कर दो, डिले हुई तो पंगा हो जाएगा, सारे ऐसा मत करो, ये मत करो, लोगों की मत काटो पैसे, राइट। और अगर उनको क्लेम करना हो तो वो लोग क्लेम करेंगे वही 6 महीने के अंदर अंदर एक्सेट्रा। अब यहाँ पर मिनिमम वेज की एक इंसान को अपने काम का मिनिमम कितना वेज मिलना चाहिए। अब तुम्हें सारी वो मिनिमम वेजेस तो गिनवाएंगे नहीं, तो इन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि हम तो आप तुम्हें इस चैप्टर के अंदर कहीं पर भी एग्जैक्टली ये नहीं दिया कि मिनिमम वेज है कितनी, ये दिया है कि मिनिमम वाली शेड्यूल्स में दी गई है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी फिर अथॉरिटीज़ दे देंगे, ये घुमा फिरा के वही काम होता है। तो मिनिमम वेज एक्ट, ये डब्बा फर्स्ट वाला बोलता है कि इज़ एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर फिक्सिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स। सर्टेन कौन सी वाली है, जो शेड्यूल में लिखी गई होंगी, ठीक है। ये एक्ट के अंदर एक शेड्यूल बना होगा और वो शेड्यूल के अंदर जो एक्ट्स होंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप। तो ये तुम्हारा ये इससे 15 मार्च 1948 को आया ये एक्ट। और सेकंड पैराग्राफ, मिनिमम वेज एक्ट पर्पोज टू अचीव इज टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड फॉर दैट पर्पज एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टू प्रिस्क्राइब मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन द scheduled industries in an underdeveloped country which faces the problems of unemployment in a very large scale. It is not likely that the labor may offer to work even on starvation wages. कि मतलब इतना, मतलब उनका काम कर रहे हैं, पेट ही नहीं भर रहा है उस चीज़ से, स्टारवेशन, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ द एक्ट इज टू प्रिवेंट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच स्वेटेड लेबर इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड सो प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम रेट्स। बढ़िया। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो टिक मार लोगे। एम्प्लॉई कौन होता है, जो बंदा काम कर रहा है, स्किल्ड अनस्किल्ड जो भी तरीके का काम, एंड इंक्लूड्स एनी आउट वर्कर। आउट वर्कर कौन होता था, आउट वर्कर कौन होता था, आउटसोर्स ही होता है आउट वर्कर भी, ठीक है। बाहर की कंट्री का इंसान यहाँ पे काम करता है, कंट्री का नहीं, आपकी कंपनी में नहीं है वो आदमी, बस कंट्री आउट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग किए होते हैं, बाहर वाली कंट्री के बंदे यहाँ वाले काम कर रहे होते हैं। आउटसोर्स के लिए काम जो आउटसोर्स के लिए बाहर नहीं जाना होता है देश के, जो बाहर की कंट्री जो काम नहीं होता है वो नहीं होता है ऐसा। आउटसोर्स का मतलब सिर्फ ये होता है कि कोई काम, अब फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है, पर मैंने क्वेश्चन पेपर बनाने का काम और पेपर चेक करने का काम आउटसोर्स कर दिया, कर सकती हूँ मैं ऐसा। उसके लिए मेरे को लंदन थोड़ी जाना पड़ेगा कि बड़े अरे बाहर की कंट्री नहीं, बाहर की कंट्री भी यहाँ पर करवाती है, उसको भी सिर्फ आउटसोर्स नहीं करते। आप अपनी कंपनी में कोई काम नहीं कर रहे हो और वो बाहर से करवा रहे हो, उसको आउटसोर्स करते हैं। वो भले वो अपनी कंपनी बाहर भी है, अंदर है, कहाँ नहीं है और कहाँ से करवा रहे हो वो भी नहीं। आउटसोर्सिंग इज़ यू नॉट डूइंग इट योर सेल्फ, ठीक है। आउट वर्कर यही होता है। फॉर एग्जांपल तुमने किसी को कोई प्रोजेक्ट दिया है कोई काम करने को, मैंने किसी को बोला है कि ये मेरे फैक्ट्री में शर्ट्स बनती है तो मुझे सिर्फ ना बटन्स बनवा के दे दो, आउटसोर्स कर दिया मैंने वो काम। आ रहा है समझ। तो आउट वर्कर को भी मिनिमम वेज तो देना पड़ेगा ना, तो आउट वर्कर की एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आउट वर्कर इंक्लूड होता है इस एक्ट के अंदर। और फिर तुम्हारी उस लाइन के बाद एक लाइन छोड़ के अगली पे आ जाओ, वेयर द प्रोसेस इज कैरिड आउट इधर इन द होम ऑफ द आउट वर्कर और अदर सम premises, net being premise under the control and management of that person, and also includes employee of the appropriate government, does not include armed forces। बढ़िया। एम्प्लॉयर कौन होगा, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई पर्सन को अपॉइंट करता है एंड अपने शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में बंदा रखा हुआ है। फैक्ट्री अभी वही सेम नाम दिए हुए हैं, फैक्ट्री है तो फिर वहाँ का मैनेजर, इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट बॉडी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी है तो वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लास्ट में दिया हुआ है, और एनी अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल। आ रहा है, पहुँच गए, साथ में हो, इस पेज पे आ जा। कहाँ गया भाई। अब ये 4 पॉइंट्स के नीचे, द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर आर क्वाइट वाइड। पर्सन हु एंगेज वर्कर्स थ्रू अनदर लाइक अ कॉन्ट्रैक्टर वुड ऑल्सो बी एन एम्प्लॉयर। इट वॉज हेल्ड इन नथुराम शुक्ला वर्सेस स्टेट। इस केस में क्या होता है, इफ द मिनिमम वेजेस हैव नॉट बीन फिक्स्ड फॉर एनी ब्रांच ऑफ वर्क of any scheduled employment, the person employing workers in such branch is not an employer in the meaning of this act। ठीक है, तो आप सही नहीं हो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो यू आर नॉट एन एम्प्लॉयर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। सिमिलरली इन लोकनाथ वर्सेस लाल स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, an out worker who prepared goods at his residence and then supplied them to employer was held as employee for the purpose of that। ठीक है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की रिलेशनशिप होनी चाहिए। यहाँ पर एम्प्लॉयर कौन है,
उन्होंने स्पेसिफिकली बताया फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का हेड, गवर्नमेंट की बॉडी तो गवर्नमेंट वाला हेड, लोकल अथॉरिटी तो CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, राइट, ऐसे ऐसे करके बोल रखे हैं। उसके बाद शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, हमने बोला ना यहाँ पर कि तुमको मैंने तभी भी बताया था, जो डब्बा था फर्स्ट लाइन का उसमें लिखा हुआ था कि सर्टन एम्प्लॉयमेंट्स लिखा था, राइट। ये सर्टन, इस सर्टन का मतलब क्या हुआ कि वही शेड्यूल्ड वाली, कि हमने इस एक्ट के अंदर एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का नाम लिखा, ध्यान दो, लिस्ट में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का नाम लिखा, उस इंडस्ट्री के एम्प्लॉयमेंट्स का नाम लिखा कि यहाँ पर कोई बंदा काम करता है तो उसका इतना पैसा होना चाहिए, यहाँ पर कोई बंदा काम करता है उसका इतना पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल और फॉर एनी पर्पस और ब्रांच। द शेड्यूल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेमली पार्ट 1 पार्ट 2। और थर्ड लाइन आ जाओ, पावर्स आर गिवन टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू ऐड एम्प्लॉयमेंट्स इन द शेड्यूल और एज अ रिजल्ट स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैव एडेड सेवरल टू शेड्यूल। बढ़िया, तो बहुत सारे अलग अलग एम्प्लॉयमेंट्स इस लिस्ट के अंदर आ रखे हैं। वेजेस का मतलब वही है, जो भी पेमेंट किया जाएगा, एक्सेप्ट क्या नहीं इंक्लूड होगा, कोई हाउस अकोमोडेशन वाला इंक्लूड नहीं होगा, कोई एमिनिटी अदर, कोई PF वाला, पीछे हमने पढ़ा था ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती, ट्रैवलिंग नहीं इंक्लूड होता, डिले डिफरे स्पेशल एक्सपेंसेस नहीं इंक्लूड, ग्रेचुटी नहीं इंक्लूड होती, ठीक है। फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस गवर्नमेंट फिक्स करती है एज पर द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल, उनके लिए। थर्ड लाइन, इन केस एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 1 नहीं, पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल, द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस में नॉट बी फिक्स्ड फॉर द एंटायर स्टेट, पार्ट ऑफ द स्टेट में भी लेफ्ट आउट ऑल टुगेदर, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट जो 2 है ना, उसमें बोला गया है कि यार जैसे अभी फॉर एग्जांपल, अब अगर तुम मान लो पंजाब मान लो, ठीक है, तो पूरे पंजाब में क्या हर जगह सफ़र कर रही है, क्या हर जगह ऐसी है कि भाई प्लेस इज़ नॉट अर्निंग मच, ऐसा नहीं है ना। कुछ प्लेसेस एंड बहुत काफ़ी डेवलप्ड हैं, कुछ प्लेसेस एंड डेवलप्ड नहीं है, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं, कुछ एकदम प्रॉपर एकदम गांव वाला एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है ही नहीं, कुछ ऐसे हैं, राइट। तो पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल में ना स्पेसिफिकली बोला गया है कि इस एरिया फॉर एग्जाम्पल ऐसे बताया होगा कि ये एरिया है, यहाँ पर इतने ही लोग रहते होंगे, इस पॉपुलेशन में इतनी डेवलपमेंट होगी, तो उस एरिया के लिए मैं इतना मिनिमम वेज फिक्स कर रही हूँ, राइट। तो पार्ट 2 कुछ एरियाज़ के लिए ही है, पूरे स्टेट के लिए नहीं फिक्स किया जाता। पार्ट 1 कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए फिक्स किया जाता है, आई थिंक वो हम चेक कर लेते हैं अभी। तो पार्ट 2 फॉर सर्टन एरियाज ऑफ द स्टेट, पार्ट ऑफ द स्टेट में भी लेफ्ट आउट। In case of an employment in part 1, the minimum rates of wages may be fixed for the entire state, not parts of the state being omitted. बढ़िया, तो part 2 में area of the state, part 1 में entire state। आया, क्लैरिटी है, कंफ्यूज तो नहीं हुई। अगला, the rates to be fixed need not be uniform, different rates can be fixed for different zones। आ गया। Notwithstanding anything, the provisions, the appropriate government may not fix minimum rates of wages in respect of any scheduled employment in which less than 1,000 in the whole state are engaged, but when it comes to the knowledge, after finding that this number has increased, or it shall fix the minimum rates, ठीक है। तो 1,000 एक एम्प्लॉयमेंट में नहीं, 1,000 पूरे स्टेट में। अगर एक पूरे के पूरे स्टेट में उस काम में 1,000 से कम वर्कर हैं तो फिर कोई बात नहीं, फिर जाने देते हैं, फिर नहीं फिक्स करेंगे, ठीक है। 1,000 से कम है, 900 है तो 900 हमारे, हमें क्या ऐसा, वही होगा ना बात। अगला, रिवीजन ऑफ मिनिमम वेज, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो एट सच इंटरवल्स चेंज कर सकते हैं मिनिमम वेज। जब एरिया ही कम है तो 1,000 बंदे तो हो ही नहीं सकते। हाँ, तभी उन्होंने बोल रखा है ना कि अगर वैसा हुआ तो कम होंगे, पर जितने भी हैं फिर कर देना चाहिए ना, ये क्या बात आया। उसके बाद मैनर ऑफ फिक्सिंग, अगर आप जब वेज फिक्स करते हो तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हो। टाइम रेट, अगर आप टाइम के हिसाब से काम करो, मंथली डेली आपका वेज है तो वैसा। पीस वर्क, कि अगर मैंने 100 अगरबत्तियाँ बना के दी तो मेरे को 100 का इतना पैसा मिलेगा, 100 शर्ट्स बना के दी इतना पैसा मिलेगा। पीस वर्क, पर प्रोडक्ट पैसा मिलेगा, ठीक है। गारंटीड टाइम रेट फॉर दोज एम्प्लॉयड इन अ पीस वर्क, अब इसका मतलब आप पीस वर्क में काम कर रहे हो, आपका उतना नहीं बना सामान, पर फिर भी आपको इतना पैसा तो मिलेगा अगर आपने 4 घंटे मान लो लगाए हैं तो वो गारंटीड टाइम वर्क हो जाता है। पीस वर्क वालों को गारंटीड टाइम वर्क मिलता है अगर उनको मिनिमम नहीं मिल रहा तो, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग सच मिनिमम रेट। ओवर टाइम रेट मिलता है कुछ, जो भी आपका होगा रेट फिक्स होगा। फिर प्रोवाइड्स दैट डिफरेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस में बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट क्लास ऑफ वर्कर, चिल्ड्रन एडोलसेंट के लिए अलग अलग पैसा और डिफरेंट लोकेलिटीज़ के लिए अलग अलग। आपका पैसा वेज पीरियड बाय द आवर, बाय डे, बाय मंथ या कोई और लार्जर पीरियड फिक्स हो सकता है। एंड वेयर सच रेट्स आर फिक्स्ड बाय द डे और मंथ और मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग वेज फॉर द मंथ और फॉर अ डे एज द केस में भी
मे बी, हाँ ठीक है, जो भी आपने फिक्स किया वो इंडिकेट किया होना चाहिए आपके उसमें अंदर, ठीक है। फिर मिनिमम रेट्स ऑफ वेज, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस में सेक्शन 4, according to section 4 of the act, any minimum rate of wage fixed or revised by the appropriate government under section 3 may consist of basic rate of wages and special allowance at a rate to be adjusted, ठीक है। तो जब आपका मिनिमम रेट फिक्स होता है तो एक पहले बेसिक रेट फिक्स होता है कि ये मिनिमम है, उसके अलावा आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग के हिसाब से एक अलाउंस फिक्स होता है। ये जो है ना स्पेशल अलाउंस एट द रेट टू बी एडजस्टेड, इस पर लिख लो भले, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, कि आपका बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए, फर्स्ट पॉइंट में ही। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, जो स्पेशल अलाउंस है ना वहाँ पर, ठीक है, कि आपके बेसिक नीड्स को, जैसे अभी यार इतना समझ के देखो ना कि अगर मैं चंडीगढ़ रह रही हूँ तो मेरी कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगी है, राइट। मैं अभी गुजरात रह रही थी, वहाँ पे रह रही थी, वहाँ पर कंपैरेटिवली कम थी, इतनी नहीं थी। आप कोई और गांव से आ रहे हो, अगर आप कहीं और जगह से आ रहे हो, कोई विलेज एरिया है, सिटी एरिया है, तो वहाँ पर कम होगी। यहीं पर आप दिल्ली बॉम्बे चले जाओ ज़्यादा होगी, राइट। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग विल डिपेंड अपॉन द सेक्टर यू आर इन। तो आपको जब भी आपकी मिनिमम वेज फिक्स होती है तो आपका एक बेसिक फिक्स होता है, प्लस उसमें DA लगता है, विच इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस भी कहते हैं उसको। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस ऐड होता है, ठीक है। एट सच इंटरवल्स एंड इन सच मैनर एज में बी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द एरिया आपका होगा जो भी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बेसिक रेट ऑफ वेजेस और विदाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड द कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज और एसेंशियल कमोडिटीज एट कंसेशन रेट वर सो ऑथराइज्ड। हे भगवान, तो पहला आपका बेसिक रेट जो आप मिनिमम रेट फिक्स करोगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। पहला बेसिक प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग, दूसरा बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग हटाने के बाद सिर्फ और सिर्फ अगर मैं एसेंशियल कमोडिटीज़ लेने के लिए सोचूं तो वो कितने में पड़ जाएगा, और लास्टली एक इंक्लूसिव रेट अलाउइंग फॉर द बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन इफ एनी, सब कुछ मिलाकर भी। तो ये बस कोई एक तरीके से आप फिक्स कर सकते हो, और लिखा है ना सबके बीच में एंड नहीं लिखा, तो या तो ऐसे फिक्स कर लो, या सेकंड पॉइंट के हिसाब से फिक्स कर लो, या थर्ड के हिसाब से फिक्स कर लो, ठीक है। बढ़िया, क्लैरिटी है। सब में बेसिक है, सब में, इसमें भी बेसिक है, दूसरे में भी बेसिक है, तीसरे में भी बेसिक है। फर्स्ट में बेसिक प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग है, सेकंड में बेसिक है प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं है, थर्ड में तीनों है, ठीक है। कैश वैल्यू ऑफ कंसेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, मतलब कि सब्जी कितने की आ रही है, हाँ, राशन कितने का आ रहा है, हाँ, बेसिक एसेंशियल कमोडिटी। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में भी गिनेंगे हम। हाँ, बस उन्होंने लेकिन बोला हुआ है कि आपको जो सामान, आपके मान लें 3 लोगों का घर है, फैमिली है, तो फिर उसके हिसाब से आपका कैश वैल्यू, कि अगर आप जो भी राशन खरीद रहे हो उसका एक बिल आप देते रहो, उसका वो भरपाई करते रहेंगे, ऐसा हो जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेज, उसके बाद उन्होंने 2 मेथड्स दिए, जिसका एक नाम है फर्स्ट मेथड। चलो बढ़िया, तो फर्स्ट मेथड क्या है, दिस मेथड इज नोन एज कमेटी मेथड, प्लीज़ ये ध्यान रखना, कमेटी मेथड। कमेटी मेथड में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मेनी कमिटीज़, कुछ नहीं है, क्या होगा कमेटी में, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट है, कमेटियाँ अपॉइंट कर देगी, वो कमेटी है वो एरिया देखेगी, करेगी, और उस हिसाब से एक रेट सोचेगी, एडवाइस गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी, गवर्नमेंट फिक्स कर देगा, ठीक है। तो कमेटी मेथड वही होगा जो होल्ड इंक्वायरीज, एडवाइस एंड फिक्स आफ्टर कंसिडरिंग द एडवाइस द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल रेट फिक्स और रिवाइज द मिनिमम रेट्स। द वेज रेट शेल कम इनटू फोर्स एज ऑन द डे स्पेसिफाइड, इफ नो डेट इज स्पेसिफाइड तो एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। कमेटी अपॉइंटेड जो भी होगी इट इज़ ओनली एन एडवाइजरी बॉडी, और गवर्नमेंट उसको एडवाइजरी बॉडी है कि मान लो कमेटी ने डेट फिक्स करी कि भाई कमेटी ने फिक्स करा कि वेज ये होना चाहिए, राइट। तो क्या बोलते हैं, वो नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में डालेंगे कि ये वाला प्राइस है और ये अगले महीने की 7 तारीख से है, मतलब अब जो भी बंदा ये वाला काम कर रहा है उसको मिनिमम इतना पैसा तो मिलेगा, ठीक है। अगर मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया कि ये वाली एम्प्लॉयमेंट में मिनिमम इतना पैसा है, पर कब से लागू होगा वो मैंने लिखा ही नहीं, तो जब मैंने वो नोटिफिकेशन डाली ना कि ये वाली काम के लिए इतना पैसा है, तो उस लिखने के 3 महीने के बाद वो लागू हो जाएगा। आया समझ? जब से लिखा है तब से, अगर नहीं लिखा है तो 3 महीने से लागू हो जाएगा। बढ़िया। अगला आपकी जो कमेटी होगी उसमें कौन कौन होगा, इट शैल कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ।
ठीक है, हु शैल बी एन इक्वल नंबर, और एक इंडिपेंडेंट पर्सन्स नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल नंबर, वन ऑफ सच इंडिपेंडेंट पर्सन शैल बी अपॉइंट बाय द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। आया? ठीक है, बट ये इंडिपेंडेंट बंदा करेगा ना? यार देख, अच्छा, इसे देखता रहेगा? नहीं नहीं देखेगा नहीं, करेगा, डिसीजन लेगा। क्यों है ऐसा कि हमने बोला कि मीटिंग में कौन होगा, मान ले, ऐसा मान के चल कि 3 हैं एम्प्लॉयर वाले बंदे, 3 हैं एम्प्लॉय वाले बंदे, तो उन्होंने बोला ना इक्वल होना चाहिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, तो 3 तो ये हो गए, टोटल 6 हो गए। अब फिर उसके बोला एन इंडिपेंडेंट पर्सन नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, तो अब ये 1/3, 6 का 1/3 2 हुआ, राइट? तो कम से कम 2 इंडिपेंडेंट आएंगे और 2 इंडिपेंडेंट आएंगे, तो 3 + 3 + 2 इंडिपेंडेंट आएंगे, और ये सब मिलके वोट करेंगे। उन 2 इंडिपेंडेंट में से एक बंदा चेयरमैन अपॉइंट करेगा और कुछ नहीं, ठीक है? यार चेयरमैन इंडिपेंडेंट को अपॉइंट करेगा? चेयरमैन इंडिपेंडेंट को अपॉइंट करेगा? वही बोला ना। आपने बोला कि इंडिपेंडेंट अपॉइंट करेंगे चेयरमैन को। नहीं नहीं, एक इंडिपेंडेंट जो बंदा होगा उसको चेयरमैन अपॉइंट करेगा, ठीक है? यहाँ तक क्लैरिटी है? पक्की बात है? तो पहले आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय 4 हैं तो 8 हुए, फिर 8 का 1/3 करो, वो वाला इतना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बंदा होगा, ठीक है? उसके बाद सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है नोटिफिकेशन मेथड। पहले कमेटी मेथड था, अब नोटिफिकेशन मेथड है। अब इसमें क्या होगा ना, अगर मुझे इस एम्प्लॉयमेंट, मान लो कोई बेसिक कारपेंटरी वाला काम है, मुझे उसके लिए कोई बंदा अपॉइंट करना है और मेरे को उसके लिए मिनिमम वेज चाहिए, करेक्ट? तो मैंने पहले सोचा कमेटियाँ बनाते हैं, मैं क्या कमेटी क्या बनाते हैं यार, ये काम है, इसका इतना रेट तो मिलना ही चाहिए, ऐसे ऐसे करके मैंने एक मिनिमम रेट फिक्स कर दिया। जब मैंने वो मिनिमम फिक्स किया तो मैंने क्या किया ना, मैं फिक्स करने के बाद नोटिफिकेशन डाल दी कि मैं इस वर्क के लिए 300 रुपये पर आवर के हिसाब से फ़िक्स कर रही हूँ, ठीक है? ये मैंने फ़िक्स कर दिया। जब मैंने फ़िक्स किया तो मैंने लोगों को बोला, जो भी बंदा इंटरेस्टेड है, अगर उसको ऑब्जेक्शन है तो मुझे बताए, तो आपको मैं 2 महीने का टाइम देती हूँ, 3 महीने का टाइम देती हूँ, आप मुझे बताओ। ऑब्जेक्शंस होंगे तो आपके ऑब्जेक्शंस कंसिडर किए जाएंगे, अगर ऑब्जेक्शंस नहीं हैं तो फिर ये चीज़ लागू हो जाएगी, ठीक है? अगर ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं तो हम उसको कंसिडर करेंगे, रिकंसिडर करेंगे। तो नोटिफिकेशन में पढ़ो, देखो, व्हेन फिक्सिंग वेजेस अंडर दिस सेक्शन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गेजेट पब्लिश इट्स प्रपोजल फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड, है ना, किसको किसको फ़र्क पड़ेगा इस डिसीजन से, एंड स्पेसिफाई अ डेट नॉट लेस देन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑन विच प्रपोजल्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है? 2 महीने में अंदर अंदर अपना आप बताओ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। उसके बाद द रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड विल बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट ऑल्सो कंसल्ट द एडवाइजरी बोर्ड, उनकी एक एडवाइजरी बोर्ड होगी, वो लोग भी सब देखेंगे कि अच्छा ये आया है, लोगों का प्रॉब्लम है उनको। तो अब एक न्यू वेज रेट फिक्स की जाएगी अगर उनको लगता है कि चेंज करना है, नहीं तो आपका क्या कहते हैं, नहीं फिक्स करेंगे, जैसे भी उनकी मर्जी। द न्यू वेज रेट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन। हाउएवर इफ नो डेट इज स्पेसिफाइड, नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ 3 months ऑन द डेट ऑफ इशू। मिनिमम वेज रेट कैन बी रिवाइज्ड विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। बढ़िया, बोलो, कुछ बोल रहे थे? हाँ ठीक है, 3 महीने बताओ। बढ़िया। एडवाइजरी बॉडी अभी कौन होती है? जो यहाँ पर गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि क्या रेट्स होने चाहिए। तो बस ये एडवाइजरी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, वही लिखा है उसमें। मेंबर्स कौन होंगे? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इक्वल नंबर, और वही 1/3 सेम इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे कुछ सेम। जो पीछे किसका था, कमिटी का कंपोजिशन था ना, सेम एडवाइजरी बॉडी का वो है कंपोजिशन, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। शेड्यूल्ड वाले में जो भी बंदा है वो आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो होते हैं वो लास्ट में लिखा हुआ है इस पैराग्राफ के लास्ट में कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी इस कमेटी के वो बन सकते हैं ना, मेंबर बन सकते हैं। हाँ, एडवाइजरी बॉडी की सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी, बढ़िया, और उनका कॉम्पोजिशन दिया हुआ है सिमिलरली, बस वो मार्क कर लो, पढ़ लेना प्लीज़। उसके बाद मिनिमम वेज वेदर टू बी पेड इन कैश और काइंड, जैसे भी इन काइंड या कैश, वैसे बेसिकली कैश देना चाहिए,
बाकी उनका वो होगा एज में भी स्पेसिफाइड और एक्सेप्टेड बाय द पर्सन जो पैसा ले रहा है। पेमेंट ऑफ मिनिमम वेज इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन एम्प्लॉयर, ऑफ कोर्स ही बात है। पेमेंट ऑफ लेस देन मिनिमम वेज बाय द गवर्नमेंट, अगर ऐसा करते हैं तो एम्प्लॉयर शैल पे टू एवरी एम्प्लॉय एंगेज इन शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट सच रेट एज मे फिक्स नॉट लेस देन द मिनिमम और विदाउट डिडक्शन एक्सेप्ट इसमें भी ऑथराइज्ड। फिर फिक्सिंग द आवर्स फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डे, आप कैसे आवर्स फिक्स करोगे? May the without reference to the working hours may not achieve the purpose for which wages are fixed. Thus, by virtue of this, appropriate government may fix the number of work which shall contribute to normal working day. Normal hours fix किया, पीरियड ऑफ डे फॉर रेस्ट कितना होगा उसमें अलाउड है वो सब फिक्स किया। ऑल एम्प्लॉयज़ और टू एनी स्पेसिफाइड क्लास। फिर प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ वर्क ऑन अ डे ऑफ रेस्ट नॉट लेस देन दी ओवर टाइम रेट, अगर आप छुट्टी वाले दिन काम पे बुला रहे हो तो ओवर टाइम वाला पेमेंट दोगे। सिमिलर है, इसको रीड कर लोगे बाकी का आगे। फिर वही है ना, अगर आप एंगेज्ड उसमें हो, आपको पैसा जो भी मिल रहा है उसके अंदर अगर आप अर्जेंसी वाले वर्क में हो तो आप उस हिसाब से हमारे आपके पैसे का ध्यान दिया जाएगा, आपका काम किस तरीके का उससे ध्यान दिया जाएगा, राइट। कुछ डाउट है यहाँ तक? पेमेंट ऑफ ओवर टाइम भी वही है कि आप ओवर टाइम रेट पर पे करोगे अगर आपके फिक्स्ड आवर्स के ऊपर काम कर रहे हो या तो ओवर टाइम में काम कर रहे हो। फिर वेजेस ऑफ अ वर्कर हुज वर्क इज़ लेस देन द नॉर्मल वर्किंग डे, अगर आप लेस देन द रिक्वेस्टेड आवर्स कर रहे हो तो भी आपको फुल डे का मिलेगा आई थिंक। वेयर द रेट ऑफ वेज हैज़ बीन फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट बाय द डे ऑफ एन एम्प्लॉय एंड इफ यू वर्क ऑन एनी डे ऑन विच ही एम्प्लॉयड for a period less than the requisite number of hours consisting a normal day, he shall be entitled to receive wages for that day as if he had worked for the full day. जिस दिन वो आया भी वर्क करा उसने, हाँ जिस दिन वो हाँ पूरे पैसे मिलेंगे, बढ़िया। प्रोवाइडेड दैट ही शैल नॉट रिसीव वेजेस फॉर फुल वर्किंग डे, अगर वो खुद ही इफ हिज फेलियर टू वर्क इज कॉज्ड बाय हिज अनविलिंगनेस टू वर्क, मेरे को काम ही नहीं करना, या तो सर्कमस्टेंसेस एज मे प्रिस्क्राइब्ड। मिनिमम रेट वो दिया हुआ है सेक्शंस में, उन्होंने यहाँ पर नहीं बताया, ठीक है। नॉट अ मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, इसको नॉट रिपोर्ट कर दो मिनिमम टाइम को। किसको? मिनिमम टाइम, मिनिमम पीस, देख मिनिमम वेर एन एम्प्लॉय इज एंगेज इन वर्क ऑन पीस वर्क फॉर अ मिनिमम टाइम रेट एंड नॉट अ मिनिमम पीस रेट हैज बीन फिक्स्ड। यार क्या इसका मतलब क्या हुआ? मिनिमम टाइम रेट, इसका मतलब क्या हुआ? देखो अगर मैंने ऐसा बोला है कि ना ये एम्प्लॉयमेंट फॉर एग्जांपल कोई बंदा काम कर रहा है फर्नीचर की फैक्ट्री में, ठीक है, और वहाँ पर हमने बोला कि आप जितने भी आप कुर्सियाँ बनाओगे आपको पर कुर्सी का पैसा मिलेगा, ठीक है। पर मिनिमम वेज एक्ट है ना, उसमें ये कारपेंट्री वाले काम के लिए पर पीस का पैसा नहीं लिखा है, मिनिमम नहीं लिखा है, टाइम लिखा है कि क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कारीगरी कैसी है, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, करेक्ट। तो हमने बोला है कि कारपेंट्री में दो हम एक घंटे का बोलते हैं कि अगर आप 1 घंटा तो 1 घंटे का इतना पैसा होता है, राइट। तो जो भी आपने अगर अपनी फैक्ट्री में मिनिमम पीस के हिसाब से सोचा पर लॉ में मिनिमम टाइम दिया है तो फिर मिनिमम टाइम के हिसाब से पैसा दो, दैट इज़ व्हाट इट इज़ रिटन हियर, ठीक है। पे एज पर रिटन इन द एक्ट। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर आप अपने एम्प्लॉयमेंट में रखोगे, मेंटेन करोगे, रीड कर लोगे इस चीज़ को। और अथॉरिटी एंड क्लेम्स क्या है? अंडर सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी ऑफ द फॉलोइंग एज एन अथॉरिटी टू हियर एंड डिसाइड फॉर एनी स्पेसिफाइड एरिया एनी क्लेम्स राइजिंग आउट ऑफ पेमेंट ऑफ लेस देन द मिनिमम। अगर आपको लेस देन मिनिमम पेमेंट मिली है तो आपकी सुनवाई होगी। अगर आपको रेस्ट के टाइम पर वो पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर द डे ऑफ रेस्ट नहीं मिला तो, या तो आपको ओवर टाइम पर नहीं मिला तो हम लोग यहाँ पर इस वक्त इन 3 बातों में सुनवाई कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग करेंगे कमिश्नर, सेंट्रल गवर्नमेंट लेबर कमिश्नर, ये सारे गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट का लेबर कमिश्नर, और या तो सिविल जज, सिविल कोर्ट का जज, ठीक है। ये लोग से बात होगी। और बाकी तुम्हारा लास्ट पैराग्राफ, the provisions of section 21 are retracted only if there exists a dispute between the employer and the employee, or the question, or third line, the only question is whether the particular payment at the agreed rate is the minimum wage, overtime or work on off day is due to the employee or not, तो given or not वही आप पेमेंट चेक करो कि भाई एग्जैक्टली आपको क्या है, पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, या डिले तो नहीं हुआ है, मिला तो नहीं मिला, वो सारी बात वो तो पेमेंट ऑफ वेज में थी ना पीछे, तो आप वो वाला एक्ट चेक करोगे। बाकी ऑफेंस पेनल्टीज रीड कर लेना।